नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर। एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए, जिनका आपसे सीधा सरोकार रहेगा। और आज हम शुरुआत करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सीपीआई एमएल के महाधिवेशन में शामिल हुए। इस महाधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव 2024 में साथ आने के मुद्दे पर बड़ी अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर समेट देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्द फैसला लें। अगर मेरा सुझाव लेते हैं तो एक साथ लड़ते हैं, तो लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को 100 सीटों से नीचे तक ही रोक देंगे, लेकिन अगर मेरा सुझाव नहीं लेते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी वही बात दोहराते नजर आए कि उनकी कुछ बनने की इच्छा नहीं है, वो चाहते हैं कि सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप पाए हुए हैं, ताज ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा बच्चा नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको बाकी सबका तो यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। इसलिए आज जब आप आ गए तो हम तो कहेंगे भाई हम लोग तो सब साथ हैं। अब बिहार में तो हम लोग साथ हैं, बिहार में तो कोई दिक्कत नहीं। बिहार में तो हम लोग मिलिए करके काम कर रहे, आगे भी चलेंगे। हम चाहते हैं कि इसी तरह से देश में अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करके चलिएगा, तो आप जान लीजिए नतीजा क्या होगा और देश जो सही दिशा में चलना चाहिए चलेगा और समाज में एकता रहेगी, कभी इधर उधर नहीं होगा। और जिस तरह से बिना मतलब का यहाँ पर कोशिश हो रही है, हर चीज में होता है। जरा सा भी कोई कह देता है कि साहब इसमें बड़ा गड़बड़ हुआ, तब तुरंत उस पर शुरू हो जाता है कार्रवाई। ये क्या है मामला? आज तक कभी होता है? तो इसीलिए याद रखिए, मिलजुल करके सोच लीजिएगा। और भाई माले के लोग हैं, तब माले के लोग का तो हम इज्जत करते, स्वागत करते हैं। भाई हम तो आप लोगों के पक्ष में। अब आप लोग फिर सोचिएगा, जैसा मन से वैसा करिएगा। हमारी तो इच्छा है सब एकजुट करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा। और एक बात हम बार बार कह रहे हैं, हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है
हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो। हम और कुछ नहीं चाहते, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह अच्छी तरह जान लीजिए, हमको नहीं कुछ चाहिए। आप बिना मतलब का नारा लगाने लगता है सर, हम मना करते हैं वो अलग बात, कोई करे। तो दूसरी तरफ इसी महाधिवेशन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इस महाधिवेशन के आयोजन करने वालों का धन्यवाद किया और बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज देश का माहौल और परिस्थिति ऐसी है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने पर आप पर छापे मारे जाएंगे, चरित्र हनन किया जाएगा। शीर्षक जो रखा हुआ है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है। यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया है। यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी, केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपना रहे हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज करें। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवलकर हैं, जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं। हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर के इस जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, जहां भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो छापे मारे जाएंगे या तो आपका कैरेक्टर जो है असोसिएट किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, और अगर आप भाजपा के साथ रहिएगा तो आप हरिश्चंद्र कहलाओगे। कितना भी दाग लगाओगा, वॉशिंग मशीन की तरह आपके दाग को साफ कर दिया जाएगा। वहां आप सब लोग देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन आज के तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। विपक्षी एकता की बात हो रही है तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोडमैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं, और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाएगा, और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है।
और चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गैर संवैधानिक काम करने का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई के दौरान वकीलों की नियुक्ति के संबंध में लगाया। तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से आबकारी घोटाले में सीबीआई की तरफ से बुलाने पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि शराब जैसा तो कोई घोटाला है ही नहीं। केस को असंवैधानिक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की किस तरह से एलजी साहब ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सच्चाई नहीं बताई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई बताने से रोकने के लिए एलजी साहब ने पूरी कोशिश की। शैली ओबेरॉय जो हमारी मेयर कैंडिडेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी दोनों को अलग अलग पार्टी बनाया, क्योंकि दोनों के व्यूज़ अलग अलग थे। एलजी साहब ने कुछ कदम उठाए थे जो दिल्ली सरकार के मुताबिक असंवैधानिक थे, गैर कानूनी थे। तो शैली ओबेरॉय ने दिल्ली सरकार को, एलजी को अलग अलग पार्टी बनाया। दिल्ली सरकार ने यूडी सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में गौतम नारायण को दिल्ली सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया जाए। दिल्ली सरकार की अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वकील बना सकती है। एलजी साहब ने 9 फरवरी की रात को, मुझे याद है कि अगले दिन केस था, 9 फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को ये आदेश जारी किया। इसकी कॉपी हम लोगों ने आपको भेज दी है। इसका सेकंड पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो एलजी साहब ये कह रहे हैं कि ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शेल डिफेंड दिस पिटिशन। उन्होंने कहा, एलजी साहब ने, कि पहली चीज आप मेरा वकील ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। श्री तुषार मेहता एलजी साहब के वकील थे। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील भी लगाइए। तेरा वकील तो तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। मतलब ये तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि 2 अपोजिंग पार्टियां, दोनों अपोजिंग पार्टी का वकील एक ही होगा। तेरा वकील भी मेरा वकील और मेरा वकील भी मेरा वकील। तुषार मेहता दिल्ली सरकार का वकील और तुषार मेहता जो है वो एलजी का भी वकील। फिर इसमें लिखा है कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल डिफेंड दिस पिटीशन। एलजी साहब उसको कह रहे हैं अफसर को कि जितने गलत काम मैंने किया आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करना है। आपको सच्चाई नहीं बतानी, आपको देख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे सारे गलत कामों को डिफेंड करना है। एक या दूसरा आदेश, यू शुड एंगेज द सर्विसेज ऑफ श्री तुषार मेहता। मेरा वकील तुषार मेहता है, तुम भी तुषार मेहता को करो, तुम अपना वकील गौतम नारायण को मत करो। और तीसरा कहते हैं काउंटर एफिडेविट हैज बीन फाइल, कि तुम वहां क्या बोलोगे ये भी मैं तय करूंगा। तुम्हारा वकील ऑपोजिट पार्टी, 2 पार्टियां कोर्ट में हैं। एक पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी गुंडागर्दी, अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरी पार्टी को कहती है कि तेरा वकील भी मैं तय करूंगा, तेरी सबमिशंस भी मैं तय करूंगा और तू मेरे पक्ष में बोलेगा। ये क्या है? पहली चीज तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। और चलिए बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत आज से 3 जिलों के दौरे पर। इसी कड़ी में सीएम गहलोत प्रतापगढ़ के धरियावद पहुंचे। उन्होंने यहां पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को भी सीएम ने संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के बजट के बारे में चर्चा की।
ये बजट अपना भी एक मैसेज है कि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे वक्त में आप क्या स्कीम दो जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से, बेरोजगारी से। यही मैं कर सकता हूँ, नौकरी लगाने की बात हो या महंगाई की बात हो। बजट की जो घोषणाएं हैं उससे हर परिवार में कुछ कुछ लाभ मिलेगा। चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो। 25 लाख का बीमा तो हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है जो हमने किया है। और तमाम इलाज फ्री कर रहे हैं हम लोग, IPD OPD का। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ फैसला है। तो एक एक चीज़ को हमने जो घोषणा करी है, आप देख लीजिए लंबी फहरिस्त है। वो तमाम यही है कि अभी ऐसे वक्त में कोविड के बाद में जिस प्रकार से तकलीफ हुई लोगों को, नौकरी छूट गई, तनख्वाहें कम कर दिए मालिकों ने, नौकरी निकाल दिया गया है, और ऊपर से महंगाई की मार। सोच समझ सोशल सिक्योरिटी, बल्कि मैंने जो मांग की है प्रधानमंत्री जी से, हम तो कानून ला ही रहे हैं राजस्थान में, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बनाए थे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें RTI था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी ढंग से नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि 5वां कानून बने ये वाला। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जो कि महाशिवरात्रि के मौके पर चंपावत में श्री सप्तेश्वर महादेव मंदिर में पुनः निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने महादेव से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि जब तक भोलेनाथ का आदेश नहीं होता तब तक कोई ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच पाता। मैं यहां आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कहना चाहता हूं कि जहां सप्त ऋषियों ने जहां पर तपस्या की, ऐसा पवित्र स्थान, ऐसा हमारा आस्था श्रद्धा का केंद्र, इस केंद्र पर कोई किसी के बुलाने से नहीं आता है, कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, जब तक भोलेनाथ का आदेश नहीं होता है, तब तक कोई भी ऐसे स्थान पर नहीं पहुंचता है। और मैं धन्य हो गया आप सबके बीच में आकर कि भगवान की कृपा से जहां मुझे आज पंडित ने रुद्राभिषेक करवाया, वहीं आप सबके माताओं बहनों के, हमारे बड़े बुजुर्गों के, इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं अपने आप को आज इस जो एक आधारशिला रखी गई है आगे के कामों के लिए, उन कामों के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भगवान सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य भी। इससे पहले खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम धामी खटीमा कॉलेज के छात्र संघ के उपाध्यक्ष और महासचिव से मुलाकात की और उन्हें अपने कॉलेज की समस्याओं से सीएम को उन्होंने अवगत करवाया। छात्र संघ के उपाध्यक्ष विमला जोशी ने सीएम से समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून आने के बाद अब प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी नकल विहीन पारदर्शी तरीके से होंगी। जो छात्र क्षमता और प्रतिभा रखते हैं उन्हें अब सही तरीके से अवसर मिलेगा। हमारे प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं का, सभी भाई बहनों का, हमारे बेटी बेटियों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि सारे हमारे छात्र छात्राएं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे बेटे बेटियां हैं, उन सब की पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई है कि अब नकल विरोधी कानून आने के बाद प्रदेश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होंगी
वो सारी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के साथ होंगी और जो बच्चे योग्यता और क्षमता प्रतिभा रखते हैं उनको निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि कैलेंडर आयोगों ने जारी कर दिया है और कैलेंडर के अनुरूप सारी परीक्षाएं आयोजित होंगी। जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट निकलेंगे। सभी हमारे भाई बहन छात्र छात्राएं अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें। मेरी सबको शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का महापर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान शिव की कृपा हो हमारे प्रदेश पर भी और विशेष रूप से जो विघ्न बाधाएं, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार की आपदाएं, भगवान शिव हमको उनसे निवारण करें, उन सब से मुक्ति दें और हम सब पर कृपा करें। और भगवान बाबा केदार के कपाट भी खुलने हैं, 4 धाम यात्रा भी चलनी है। समूची तैयारियां और समूचे प्रबंध किए जा रहे हैं। गत वर्ष से भी इस बार और जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन सबको हम लोग करेंगे। यात्रियों को यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जल्दी ही चूंकि उसकी मीटिंग। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।